Today we will read chapter 4 Understanding Laws. That means कानूनों की समझ. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कानूनों की समझ, अंडरस्टैंडिंग लॉस. आप कुछ ऐसे कानूनों से काफ़ी फेमिलियर होंगे ना, जैसे कि शादी की उम्र का कानून है ना, या जो है किसी व्यक्ति को वोट का अधिकार जो है, वोट देने का जो अधिकार है वो एक कानून के रूप में है. और इस शायद अन्य भी और भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, उससे संबंधित कानून हैं. तो ये सभी जो कानून हैं वो कौन बनाता है? वो बनाता है पार्लियामेंट. हमारे देश में कानून बनाने का कार्य किसका है? पार्लियामेंट का है. पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है. तो हम इस अध्याय में ये जानेंगे कि कानून जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, वो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था. लेकिन इस अध्याय के अंदर हमें कानूनों की समझ जो है वो प्राप्त करनी है कि कानूनों से हम कैसे जो है समझते हैं कानून होता क्या है ना. तो कुछ जो जैसे जो नागरिक होते हैं देश के, ठीक है, उनको किस प्रकार के हालातों से जो है गुजरना चाहिए, या उनके लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए जिससे कि उनको वो अप्लाई कर सकें, है ना. अभी जैसे मैं एक कानून का उदाहरण लेता हूँ. रिसेंटली आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर 3 किसानों के बिल पास करवाए, है ना, यानी किसानों से संबंधित 3 कानून पास किए गए. अब उन कानूनों का क्या हो रहा है? पूरे देश में विरोध हो रहा है. खास करके पंजाब और हरियाणा जैसा जो राज्य है वहाँ किसान उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो किसानों के हित में नहीं हैं. जबकि सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हमने जो भी कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए है. इसलिए किसान संगठन जो हैं और सरकार दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. तो जो कानून बनाए जाते हैं वो जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं. जनता अगर उन कानूनों का पालन करती है तो उससे उसको लाभ होता है. अगर कहीं पर किसी भी कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके लिए जुडिशरी बनाई गई है, न्यायपालिका. न्यायपालिका का कार्य होता है कि कानूनों का पालन कराना. तो न्यायपालिका जो है वो कार्य करती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहले आपको 3 ऐसे मुख्य अंग होते हैं सरकार के, है ना. पहला अंग क्या होता है? पहला अंग होता है आपका लेजिस्लेचर, है ना, जिसको विधायिका कहते हैं. दूसरा अंग क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका कहते हैं. तीसरा अंग क्या होता है? वो होता है हमारा जुडिशरी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं. तो हम ये अध्याय शुरू कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डू लॉस अप्लाई टू ऑल. क्या जो कानून है वो सभी पर लागू होते हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे. तो पहले आप एक ऐसी सिचुएशन पढ़ें और फिर उसका उत्तर दें. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन a 10 years jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official's actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? देखो, एक यहाँ पर प्रश्न है और इस प्रश्न से आपको क्या है, इसका उत्तर ढूंढना है और बताना है कि एक सरकारी अधिकारी है और वो अपने पुत्र की सहायता करता है उसको छिपने में, क्योंकि उसका जो पुत्र है, ठीक है, उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है जिला न्यायालय के द्वारा, जो कि उसने कोई ऐसा अपराध किया होगा जिस अपराध में उसको 10 साल की सज़ा हुई. ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि जो सरकारी अधिकारी ने जो भी एक्शन लिया है क्या वो सही है? ठीक है, अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, वो भी बताना है.
क्या वह अपने पुत्र को जो है कानून से बचाने का प्रयास उसको करना चाहिए, है ना। अभी क्योंकि उसका जो फादर है वो कैसा है, वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। तो इस देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है चाहे कोई अमीर है। आपने एक और मैं उदाहरण आपसे देता हूँ, जैसे आपने फिल्म स्टार संजय दत्त के बारे में सुना होगा। उसका नाम जो है 1993 के मुंबई ब्लास्ट में आया था। मुंबई में धमाके हुए थे, उसमें जो है काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है जब उसकी जांच हुई तो उसमें पाया गया कि संजय दत्त भी उसमें सम्मिलित था। उसके यहाँ से आर्म्स जो थे उनको पकड़ा गया था। तो बाद में जो है उसे अरेस्ट भी किया गया, 5 साल की सज़ा भी हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहने का अर्थ यह है, चाहे हमारे देश में कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, है ना, या वो कितना भी शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, ठीक है, उन सब के लिए ही कानून क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, चाहे अमीर है गरीब है ना, चाहे वो किसी भी जाति से है, धर्म से है, सबके लिए कानून समान है। इसलिए कहा गया है ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। द एबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायोलेशन ऑफ लॉ। तो हमने जो अभी केस पढ़ा ऊपर, ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्या है, कानून का उल्लंघन है। एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने पहली यूनिट में पढ़ा था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सभी इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई भी स्वतंत्र भारत में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। They therefore institute several provisions in the Constitution that would establish the rule of law। ठीक है, वे इसलिए क्योंकि उन्होंने जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी किए गए संविधान के अंदर। जब संविधान जो है स्थापित किया गया, उसमें रूल ऑफ लॉ को, कानून के शासन को स्थापित किया गया था संविधान के माध्यम से। The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सभी जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र भारत में कानून के समक्ष क्या है, समान है। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया तो उसके बाद हमारे देश में सभी के लिए समान रूप से जो है कानून के शासन की स्थापना की गई। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt to the person has to be established। What was it always like this? तो कानून जो है वो किसी व्यक्तियों के बीच में, किसी भी व्यक्तियों, अगर हम पर्सन्स की जब बात करते हैं तो उनके बीच में भेदभाव नहीं करता है, ना तो धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। तो कानून के शासन का जो अर्थ है कि जो कानून है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। और देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं या किसी भी लिंग से संबंध रखते हैं, तो सभी के लिए कानून समान रूप से लागू होता है और किसी को कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई समृद्ध व्यक्ति हो, चाहे देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी अगर क्राइम करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए विशेष रूप से दंडित किया जाता है। उसके लिए प्रोसेस भी हैं, प्रक्रिया हैं, जिसके माध्यम से अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जो है सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सब कानून जो है स्थापित किए गए हैं। लेकिन क्या ये सभी के लिए सदैव है, ये भी एक बात हो सकती है। क्या सभी के लिए समान तो है, सदैव ये लागू होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws।
जब हम अपने प्राचीन भारत की समाज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे स्थानीय कानून ऐसे थे कि जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते थे। अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी वो सभी अलग अलग प्रकार की उनके पास डिग्रीज होती थी, है ना, अपनी एक सत्ता होती थी जिनको वो अपने कानूनों के माध्यम से जो है उसको प्रशासन चलाया जाता था। Among their own, in some cases the punishment that two persons received for the same crime vary depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जब सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है दो व्यक्तियों को, है ना, और अगर उन्होंने दोनों व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का अपराध किया है तो पहले क्या होता था, वो उनकी जाति के ऊपर निर्भर करता था, उनके जातिगत बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करता था। और अगर कोई व्यक्ति लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको ज़्यादा जो है उसके ऊपर ज़्यादा जो है पेनल्टी लगाया जाता था। और धीरे धीरे इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव हुआ, है ना, क्योंकि कानून बनने की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से हुई। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि भारत के अंदर कानून बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से हुआ। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, लेकिन इतिहासकार जो हैं वो अनेक जो है अगर उस पर ये दावा भी करते हैं कि उनको उनमें इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद भी है। टू ऑफ विच इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी एंड सेकेंड that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as per part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of the sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. जैसे इसमें दो प्रकार के जो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला तो ये है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो औपनिवेशिक जो कानून थे वो कैसे थे, आर्बिट्रेरी कानून थे, है ना। दूसरा क्या है कि जो भारतीय जो राष्ट्रवादी हुए उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिटिश भारत में एक लीगल स्फीयर विकसित करने के लिए। एक वैधानिक, अगर हम कहें, एक वैधानिक जो स्फीयर बनाया था वो किसने बनाया, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे। एक ऐसा उदाहरण है आर्बिट्रेरीनेस को लेकर के, वो लगातार रहा भी ब्रिटिश कानूनों में, है ना। ब्रिटिश कानून में सबसे जो इम्पोर्टेंट कानून आता है वो आता है सेडिशन एक्ट, देशद्रोह का कानून, जो 1870 में बना था। ये जो आइडिया था देशद्रोह का, ये बहुत ही एक सोचा समझा आइडिया था जब ये कानून बनाया गया था, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान ना ही प्रोटेस्ट कर सकता था। अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलता था या उसकी आलोचना करता था तो उसे बिना किसी ट्रायल के जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमें 70 साल से अधिक हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश में वो 1870 वाला देशद्रोह का कानून ही चल रहा है, जो सेडिशन एक्ट जिसको कहते हैं। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना और उसकी आलोचना करना शुरू किया था, तो उन्होंने ये जो शुरुआत है वो एक लड़ाई से की, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी समानता थी। वो ये चाहते थे कि उनके जो विचार हैं उनमें परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है।
और जो कानून बनाए गए उसमें परिवर्तन हो। जैसे मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में आपने पढ़ेंगे अभी आगे कि रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून जो है जो कि 1919 में बनाया गया था, जिसका काफ़ी विरोध पूरे देश में हुआ था और ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही बना था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो ब्रिटिश सरकार ने उस समय बनाए थे, जिनका भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने विरोध किया था और वो चाहते थे कि इस प्रकार के जो कानून बने जिसका सभी लोग पालन करें। ठीक है, जो कानून है उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए, यानी कि न्याय का विचार जो है उसमें शामिल हो। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो भारतीय जो लीगल एक प्रोफेशन रहा उसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स को एमर्ज किया और अपने सम्मान को कॉलोनियल कोर्ट्स के सामने उन्होंने उसकी भी मांग की। जितने भी जो ब्रिटिश कोर्ट्स थे उसमें वो चाहते थे कि उन्हें सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, ये उनकी मांग रही, जिससे कि उनका एक लीगल जो प्रोफेशन है वो एमर्ज हो सके। उन्होंने जो है शुरुआत किया कि कानून के माध्यम से वो लीगल राइट्स, भारतीयों के जो लीगल राइट्स हैं उनको डिफेंड किया जाए। तो भारतीय जो जजेस थे उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उसमें, जिससे कि जो निर्णय दिए जाते थे उनमें एक बहुत ही उनका जो है रोल महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए जो भी अनेक तरीके से भारतीयों के लिए जो एक मेजर रोल रहा, एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, एक कानून के शासन की जो उत्पत्ति में जो उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही औपनिवेशिक शासन के दौरान। विद द एडॉप्शन of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making law for the country. Every year our representative pass several new law as well as amend existing ones. In your class 6 book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. Similarly, new law have been enacted to control pollution and provide employment. How do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in the next section. Okay? तो जैसे ही अगर हम हमारे संविधान में एडॉप्शन यानी उत्तराधिकार के कानून के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है संविधान है ना, उसमें इस प्रकार का जो है कानून बनाए गए हैं जो कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, जिनको हम चुनते हैं, वो हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं और वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं ना। तो प्रत्येक वर्ष हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अनेक नए कानून पास करते हैं और जो पहले से बने हुए जो कानून हैं उनमें संशोधन भी करते हैं। कक्षा 6 की बुक में आपने पढ़ा होगा कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2005 के बारे में। अब इस नए कानून के अनुसार जैसे पुत्र होता है, पुत्री होती है और उसकी जो मदर होती है, उनको इक्वल शेयर मिलता है किसमें, फैमिली प्रॉपर्टी में। जो परिवार की जो संपत्ति होती है उसमें समान रूप से क्या मिलता है, उनको हिस्सा मिलता है। पहले जो कानून था उसमें क्या था कि जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन हिंदू जो है सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जो है अब पुत्र, पुत्री और उसकी जो मदर होगी उनको भी क्या मिलेगा, इक्वल शेयर मिलता है। सिमिलरली है ना, उसी तरीके से जो नए कानून हैं उनमें जो है जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल यानी कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधित जो कानून बना है ना, उससे रोज़गार के अवसर प्रोवाइड किए जाएँ, रोज़गार दिया जाए और कैसे जो लोग हैं उसके बारे में सोचते हैं, है ना, प्रपोज किया जाता है कि किस प्रकार से नए कानून जो हैं वो आवश्यक हैं। तो उसके बारे में जो है हम अगले सेक्शन में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके।